Hello everyone, welcome to Tathastu and welcome to our daily current affairs MCQs which is being presented by me. My name is Khushbu. So in this class we are going to discuss a lot many topics, अलग-अलग topics को हम discuss करेंगे through MCQs only, right? चलिए let's get started with the very first question and यहाँ पर हमारा पहला question जो है it is related to the consider the following statements about Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects. ठीक है, स्पेस ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो डैमेज फेस करना होता है उसके ऊपर ये आर्टिकल है. ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन है, the very first point written over here is that in the event that a space object inflicts damage, the convention outlines the notion of accountability. Second is, as per the convention, a launching state bears full responsibility to provide compensation for any harm caused by its space objects impacting the Earth's surface. Third is, the liability convention has solely been employed in settling disputes between the former Soviet Union and Canada. You have to find out कि इसमें से कितने statements जो हैं वो correct हैं. Next, the question in Hindi. The very first question is, अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाले नुकसान के लिए अंतरराष्ट्रीय दायित्व पर कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें. पहला है, ऐसी स्थिति में जब कोई अंतरिक्ष वस्तु क्षति पहुंचाती है, कन्वेंशन जवाबदेही की धारणा को रेखांकित करता है. दूसरा है, कन्वेंशन के अनुसार एक लॉन्चिंग राज्य पृथ्वी की सतह पर अपनी अंतरिक्ष वस्तुओं के प्रभाव से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करने की पूरी जिम्मेदारी लेता है. तीसरा है, दायित्व कन्वेंशन का उपयोग केवल पूर्व सोवियत संघ और कनाडा के बीच विवादों को निपटाने के लिए किया गया है. इसमें से कितने कथन सही है या फिर सही है? तो आंसर यहाँ पर क्या है? सी, यानी जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो यहाँ पर करेक्ट है. Outer space needs a regulatory cleanup. क्योंकि जो स्पेस में हम, आप खुद सोचिए कि जो स्पेस में हम इतनी सारी चीज़ें भेजते हैं एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कुछ काम करने लायक नहीं रहते हैं, तो हम एक तरीके से अर्थ को तो गंदा कर ही रहे हैं. उसके साथ साथ स्पेस जंक भी बहुत सारे हो गए, बहुत सारा गार्बेज स्पेस में भी हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है. स्पेस लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972 ये एक एस्टैब्लिश करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द इवेंट ऑफ हार्म कॉज्ड बाय अ स्पेस ऑब्जेक्ट, कि किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट की वजह से अगर कोई हार्म होता है तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सेट करता है. इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अनुसार जो भी लॉन्चिंग स्टेट है, मतलब जहां से भी लॉन्च हो रहा है, वो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है, फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉम्पेंसेटिंग. अगर किसी भी तरीके का कोई डैमेज होता है तो उस पर्टिकुलर केस में उसको कॉम्पेंसेट करना होगा. राइट. अब नेक्स्ट है, कन्वेंशन आउटलाइंस प्रोसीजर्स. यहाँ पे प्रोसीजर्स भी बताता है कि अगर किसी तरीके का कोई क्लेम ऐसा बनता है तो उसको रिजॉल्व करने का, जो भी डैमेजेस से रिलेटेड जो भी क्लेम्स हैं, तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, तो उसके प्रोसीजर्स भी सेट करे हुए हैं इस कन्वेंशन में. Next, notably there is no legislation specifically addressing the issue of space debris falling back to the earth. यहाँ पर जो कोई स्पेस डेब्रिस जो है वो आकर के अर्थ पे अगर गिरे, स्पेस का कोई जो डेब्रिस है वो आकर के अगर गिरे, तो उस चीज को लेकर के किसी तरीके की कोई लेजिस्लेशन यहाँ पर नहीं है. ठीक है. राइट. अभी हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, consider the following statements regarding National Tiger Conservation Authority. National Tiger Conservation Authority से related है. पहला है, operating under the provisions of the Wildlife Protection Act of 1972, the National Tiger Conservation Authority has been carrying out its designated responsibilities. Second is, among its responsibilities are establishing the tiger protection force and providing financial support for relocating villages from protected regions.
Third is the Prime Minister of India serves as the head of the National Tiger Conservation Authority. You have to find out which of the above are correct over here. How many of the above are correct over here? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत कार्य करते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अपनी निर्दिष्ट जिम्मेदारियों को निभा रहा है। दूसरा है, इसके जिम्मेदारियों में बाघ संरक्षण बल की स्थापना करना और संरक्षित क्षेत्रों में गांवों को स्थानांतरित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। तीसरा है, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। इसमें से कितने कथन जो है वो सही है? तो आंसर इज बी। सिर्फ जो दो स्टेटमेंट है यहाँ पर वो ही करेक्ट है, ठीक है। Only 2 statements are correct. International Tiger Day, how Project Tiger saved the big cat in India over here. Now over here the 2 statements are correct. यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत काम करती है। ओके, तो ये मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है। Within the framework of Wildlife Protection Act 1972, ये वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से अगर इसके फ्रेमवर्क के हिसाब से देखें तो ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये अपने जो भी इसको असाइंड ड्यूटीज थे उन सभी को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करते हुए आ रही है। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू द चेयरमैनशिप, तो it has actually established the chairmanship of the Ministry of Environment, Forest and the Climate Change. The NTCA holds significant authority in order to combat the poaching and safeguard the tiger population, कि किसी भी तरीके की poaching ना हो and tiger की population जो है वो increase हो, because बहुत ही significantly इनका जो number है वो कम हो गया था। Next question, migraine is a condition resulting from an overly sensitive brain. What are the potential triggers for migraines among the following factors? The very first statement over here is that migraine can be triggered by the factors such as being hungry or not adequately hydrated. Second is hormonal changes during menstruation and pregnancy may also serve as triggers for migraines. Third is diets that consists of heavily processed foods could potentially trigger migraines. Fourth is bright lights are among the factors that may initiate migraine episodes. Fifth one is additionally, strong odors like perfume or smoke have the potential in order to trigger the migraines. Which of these options are correct? माइग्रेन अत्यधिक संवेदनशील मस्तिष्क के कारण उत्पन्न होने वाला स्थिति है। निम्नलिखित कारकों में से माइग्रेन के संभावित ट्रिगर कौन से हैं? तो पहला है माइग्रेन भूखे रहने या पर्याप्त रूप से हाइड्रेटेड ना होने जैसे कारकों से शुरू हो सकता है। दूसरा है मासिक धर्म और गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल परिवर्तन भी माइग्रेन के लिए ट्रिगर के रूप में काम कर सकते हैं। तीसरा है अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से युक्त आहार संभावित रूप से माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। फोर्थ है तेज रोशनी उन कारकों में से एक है जो माइग्रेन की शुरुआत कर सकते हैं, एकदम तेज रोशनी। पांचवा है इसके अलावा परफ्यूम या धुएं जैसी तेज गंध से भी माइग्रेन हो सकता है। इसमें से कितने जो है वो करेक्ट है? ठीक है, तो यहाँ पे है सभी के सभी। माइग्रेन, हाउ इट स्टार्ट्स एंड हाउ टू ट्रीट इट। माइग्रेन
सो माइग्रेन एंड इट्स हाइपर सेंसिटिव नेचर, माइग्रेन जो बहुत ही हाइपर सेंसिटिव सिचुएशन, मतलब ये चीज़ है, ये बहुत ही सेंसिटिव है। माइग्रेन को एक तरीके से एबनॉर्मल हाइपर सेंसिटिविटी के तौर पे जो है इसको कैरेक्टराइज किया जाता है विद इन द ब्रेन एंड पर्टिकुलरली द न्यूरल कनेक्शंस। एंड इफ यू सी समवन जिसको माइग्रेन अटैक आता है, यू वोंट बी एबल टू हैंडल द पर्सन, इट्स रियली वेरी डेंजरस। Migraines are more susceptible to reacting to minor environmental changes leading to headaches and severe migraine attacks also. स्मॉल कोई चेंज भी अगर एनवायरनमेंट में होता है तो उसको भी इम्पैक्ट उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ऐसा चीज है। माइग्रेन अटैक्स के ओरिजिन की अगर बात करें तो ये एक तरीके से इट इज लिंक टू एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी इन दी सेंसरी न्यूरॉन्स। जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उसमें एक तरीके से इलेक्ट्रिकल दिस एक्साइटेबिलिटी होती है, एक्साइटमेंट होती है विद इन द प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड दैट ऑफ द ब्रेन, जिसको कि हम क्या कहते हैं, मेनिंगस। ये सारी चीजें आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी होंगी, राइट। एंड इसमें वैरायटी ऑफ चीजें हैं जो कि एक्चुअली इसको ट्रिगर कर सकती हैं, जिसमें कि स्मोकिंग भी है, राइट, डिहाइड्रेशन है, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस है जिसमें प्रेगनेंसी, मिनोपॉज भी है, डाइट्स में जो कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स होते हैं, फास्ट फूड इसीलिए कहते हैं, मना करते हैं खाने के लिए, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं और बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं आपके हेल्थ के पर्सपेक्टिव से। विथ रेफरेंस टू ट्रांसलूनर इंजेक्शन, consider the following statements. The very first statement over here is, during space missions, the translunar injection is a crucial maneuver executed to transition spacecraft from Earth's orbit onto a trajectory that leads them towards the moon. Second is, for lunar missions, the TLI, that is translunar injection, plays a pivotal role by allowing spacecraft to break free from Earth's gravitational influence and journey towards the moon. The TLI maneuver is precisely conducted when the spacecraft reaches a specific position in its orbit, referred to as the perigee, which represents the closest proximity to the Earth. How many of these statements are correct over here? ट्रांसलूनर इंजेक्शन TLI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अंतरिक्ष अभियानों के दौरान ट्रांसलूनर इंजेक्शन एक महत्वपूर्ण युक्ति है जो अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा से एक प्रक्षेपवक्र पर स्थानांतरित करने के लिए निष्पादित किया जाता है, जो उन्हें चंद्रमा की ओर ले जाता है। दूसरा है, चंद्र मिशनों के लिए TLI अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से मुक्त होने और चंद्रमा की ओर यात्रा करने की अनुमति देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, TLI पैंतरेबाजी सटीक रूप से तब आयोजित की जाती है जब अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा में एक विशिष्ट स्थिति पर पहुंचता है जिसे पेरिगी कहा जाता है, जो पृथ्वी के निकटता का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है? तो यहाँ पे आंसर है सी, तीनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट है। तो ये तो रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि चंद्रयान में जो है ट्रांसलूनर इंजेक्शन हुआ है ऑफ द चंद्रयान 3। सो ये जो है अब इंजेक्ट होकर के अब कहाँ पे, मून के ऑर्बिट में एंटर होने की अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसरो ने रिसेंटली ट्रांसलूनर इंजेक्शन ऑफ फॉर चंद्रयान 3's journey has actually started towards the moon. So this was the news recently. Now the next question, what is the association of LK99 occasionally mentioned in the news? समाचारों में कभी कभी उल्लिखित LK99 का संबंध क्या है? पहला है, a device for examining low weight minerals. दूसरा है, a mechanism for transforming lightning into electrical energy. Option C is a room temperature superconductor. Fourth is a cost effective method for generating nanoparticles.
समाचारों में कभी कभी उल्लिखित LK99 का संबंध क्या है? पहला है कम वजन वाले खनिजों की जांच के लिए एक उपकरण। दूसरा है बिजली को विद्युत ऊर्जा में बदलने का एक तंत्र। तीसरा है एक कमरे के तापमान वाला सुपर कंडक्टर। और लास्ट है नैनो कण उत्पन्न करने की एक लागत प्रभावी विधि। सो कौन सा करेक्ट है? सो दैट इज सी, एक कमरे में तापमान वाला सुपर कंडक्टर और रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। सो LK99 द मैजिकल सुपर कंडक्टर दैट कुड चेंज द वर्ल्ड। सो इट इज रिलेटेड टू दैट थिंग। ये क्या है? It is known for being a room temperature ambient pressure superconductor and it belongs to a category of copper doped lead apatite phosphate mineral। and ये जो compound है इसका name है related to the initials of the South Korean scientists जो कि हैं सुकबे ली, जी हुन किम एंड योंग वान कोन। तो LK जो है वो बेसिकली क्या है? L ये है, ठीक है, एंड के इसके हिसाब से जो है इसको LK99, क्योंकि यही जो है इस चीज को लेकर के आए हैं, इस कंपाउंड को। In contrast to the elemental mercury, which is typically a liquid metal at normal conditions, becomes a superconductor at an extremely cold temperature of -268 degrees Celsius। की मेटल जो मरकरी है अगर उसको हम, वो तो नॉर्मल कंडीशंस में एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन अगर -268 डिग्रीज पे ले जाए तो वो सुपर कंडक्टर, एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में वो सुपर कंडक्टर के तौर पे जो है ये काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे सुपर कंडक्टर क्या है? सुपर कंडक्टर आर अ क्लास ऑफ मटेरियल्स दैट एग्जिबिट नियर जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये किसी भी तरीके की जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब नियर जीरो, लगभग जीरो तक की जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये शो करते हैं। Consider the following statements with respect to M-power measures. The very first one is the monitoring of electricity power loss during the transmission is achieved through this measure. Second is Energy Efficiency Services Limited is the entity responsible for its development. Which of these statements are correct over here? अब हिंदी का क्वेश्चन देख लेते हैं। एम पावर उपायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है इस उपाय के माध्यम से ट्रांसमिशन के दौरान बिजली की हानि की निगरानी की जाती है। दूसरा है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड इसके विकास के लिए जिम्मेदार इकाई है। इसमें से कितने जो है, कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है? तो आंसर इज डी, कोई भी जो है वो करेक्ट नहीं है। WHO रिपोर्ट ऑन टोबैको कंट्रोल की फाइंडिंग्स हाउ इंडिया फेयर्स ओवर हियर। अब ये जो एम पावर मिशन जो है वो किस चीज, ये है क्या? यहाँ पर जो टोबैको यूज है उसको मॉनिटर किया जाता है और जो प्रिवेंशन पॉलिसीज है उसको देखा जाता है। ठीक है, एम पावर में इट प्रोटेक्ट्स पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक, टोबैको को फॉर द स्मोक पर्पस यू बीइंग यूज्ड, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑफर हेल्प टू क्विट टोबैको, टोबैको को जो है वो क्विट करे उसमें वो हेल्प प्रोवाइड करती है। वार्न करना कि जो टोबैको है वो कितनी खतरनाक चीज है उसके लिए वार्न करना। बैन्स, एनफोर्स बैन्स ऑन टोबैको एडवर्टाइजिंग, टोबैको के एडवर्टाइज पे जो है बैन करना। टैक्सेस रेज करना अगर किसी तरह कोई टोबैको प्रोडक्ट जो है अगर उसको बनाया जा रहा है और सेल किया जा रहा है। ठीक है, टोबैको सिर्फ खैनी नहीं हो गई भैया, इट इज देयर इन योर this also cigarettes, right? So this M-power measures ये एक initiative है WHO का in order to combat the tobacco epidemic। ठीक है, पैंडेमिक वो बहुत लंबे, बहुत ही बड़े एरिया के लिए होता है और एपिडेमिक जो है वो छोटे एरिया के लिए होता है। ठीक है, with reference to deep technology, consider the following statements. The very first statement is it pertains to uncomplicated and readily available innovations that demand minimal expertise and limited research and development.
Second is such technologies are frequently derived from widespread knowledge and can be effortlessly put into practice without significant investments or the specialized skills. Which of these are correct over here? नाउ डीप टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, यह सरल और आसानी से उपलब्ध नवाचारों से संबंधित है जो न्यूनतम विशेषज्ञता और सीमित अनुसंधान और विकास की मांग करते हैं। दूसरा है, ऐसी प्रौद्योगिकियां अक्सर व्यापक ज्ञान से प्राप्त होती हैं और इन्हें महत्वपूर्ण निवेश या विशेष कौशल के बिना आसानी से व्यवहार में लाया जा सकता है। इसमें से कौन से जो है वो करेक्ट है? सो द आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन डी। कोई भी करेक्ट नहीं है, दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट है। डीप टेक फर्म्स हेल ड्राफ्ट पॉलिसी फ्लैग फ्रिक्शन पॉइंट्स ओवर हियर। डीप टेक्नोलॉजी जो है ये इट एक्चुअली एनकम्पासेस द स्टेट ऑफ आर्ट एंड एडवांस्ड इनोवेशंस, ठीक है, फ्रॉम द साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। इनका एक कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो डीप टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड दैट ऑफ द साइंटिफिक डिस्कवरीज ऑल्सो। नेक्स्ट, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं these typically require significant research and development efforts also, involving complex scientific understanding and the specialized expertise as well, because the engineering and the scientific both things are related over here. So obvious सी बात है कि एक्सपर्टीज जो है वो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एंड दैट टू दी स्पेशलाइज्ड वन। एग्जाम्पल्स अगर डीप टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर आती है AI, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड बायोटेक एज वेल। ये जो है इसमें इंजीनियरिंग एंड प्लस साइंटिफिक चीजें जो हैं वो दोनों ही इंक्लूडेड हैं। इस पॉलिसी का एम क्या है? टू बॉल्स्टर इंडियन डीप टेक startup ecosystem and tackle the distinctive hurdles it faces। डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स जो है उनको बढ़ावा देना, एंड अगर ये किसी भी तरीके की कोई तकलीफ, कोई भी जो दिक्कतें देख रहे हैं तो उस चीज को रिजॉल्व करना। ओके, अब consider the following statements. The very first statement is the presence of descending space debris presents a substantial danger to both human life and property on our planet Earth. Second is, at present, there are no globally accepted regulations concerning space debris, including debris re-entering Earth's atmosphere, primarily because a significant portion of such debris lands in the high seas, an area lacking proper regulations. Which of these are correct over here? Okay. The क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, नीचे गिरते अंतरिक्ष मलबे की उपस्थिति हमारे ग्रह पर मानव जीवन और संपत्ति दोनों के लिए एक बड़ा खतरा प्रस्तुत करती है। दूसरा है, वर्तमान में अंतरिक्ष मलबे के संबंध में कोई विश्व स्तर पर स्वीकृत नियम नहीं है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने वाला मलबा भी शामिल है, मुख्य रूप से क्योंकि ऐसे मलबे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उच्च समुद्री जो बाहरी एरिया है, हाई सीज है, वहां पे जाकर गिरता है, और ये जो क्षेत्र है वहां पे कोई उचित नियम जो है उनकी अभाव है। क्या कोड जो है यहाँ पे करेक्ट है? सो आंसर इज ए। सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज द फर्स्ट वन। सेकेंड वन यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि है, ठीक है, हाई सीज को लेकर के इंटरनेशनल रेगुलेशंस डू एग्जिस्ट टू एड्रेस दी स्पेस डेब्रिस ओवर हियर, स्पेस डेब्रिस को डील करने के लिए, एनकम्पासिंग इंस्टेंसेस ऑफ डेब्रिस फॉलिंग बैक टू अर्थ, जैसे कि कन्वेंशन और इंटरनेशनल लाइबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट्स। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो इसी चीज से रिलेटेड था। ओके, एंड इसके अलावा जो प्राइमरी फोकस है इस कन्वेंशन का वो यही है, कोई डैमेज अगर होती है किसी भी कंट्री के स्पेस के ऑब्जेक्ट की वजह से तो उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ओके, सो इसरो रॉकेट डेब्रिस ऑन ऑस्ट्रेलियन शोर रूल्स गवर्निंग स्पेस जंक, तो उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था। राइट, सो दिस इज इट फॉर टुडेज MCQs, and I hope you people enjoyed it, got to know a lot of things, and with this thing, sayonara, take care, bye bye, and have a great time. Good night.